अस्सलामुअलैकुम। न्यू अफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ अनवार और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और अदालती कार्रवाई की जो डिटेल्स हैं उससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में जस्टिस अतहर मनिल्ला ने तफसीली नोट अब जारी किया है और तफसीली नोट में कहा गया है कि सियासी मुकदमात में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और अदालत से रजू करने वाली सियासी जमात की नेक नीयती भी मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, इस इख्तलाफी नोट में कासिम सूरी रूलिंग केस का हवाला भी दिया गया है और ये लिखा गया है कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने के बजाय इस्तीफे दिए हैं। पीटीआई के असेंबली से इस्तीफों की जो वजह थी उससे सियासी बहरान में काफ़ी इजाफा हुआ है। सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान ने हमें ज्वाइन किया। मती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तफसीली नोट से मुतालिक पहले हमें बताइएगा। जी यार, इसमें तो सबसे अहम बात जो सामने आई है, इसको आप इंकशाफ भी कह सकते हैं कि जस्टिस अतहर मनिल्ला ने ये जो 24 फरवरी 2023 का ऑर्डर था और उनका नोट भी था, उसके हवाले से उसमें जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने लिखा था कि उन्होंने ये जो ऑर्डर है, ये उसकी बुनियाद उनकी मीटिंग्स, मुलाकातें भी हैं जो कि कमरा अदालत से हट के एंटी रूम में जहाँ पे चाय पीते जजेस, उन मुलाकातों का भी रेफरेंस था। तो जस्टिस अतहर मनिल्ला ने इंकशाफ किया है कि चाय की प्याली के ऊपर मुलाकातों के अंदर ये तय हुआ था कि ये चार जजेस जो हैं वो हम एक तरफ हैं और जो फाइनल आउटकम है पिटीशन की वो चारों डिसमिस हुए हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग थी, उस मुलाकात में ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी जो 27 फरवरी 2023 की जो मीटिंग थी वो उस एंटी रूम में 27 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी जी। तो ये 24 का ऑर्डर बाद में लिखा गया था, लेकिन ऑब्वियसली ये मीटिंग जी आ रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बात मुकम्मल कीजिए मती साहब। जी। तो ये जो 27 फरवरी की मीटिंग के हवाले से जस्टिस अतहर मनिल्ला ने इंकशाफ किया है, वो ये कह रहे हैं कि उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि ये 4 जजेस ने इन पिटीशंस को डिसमिस कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं इस बेंच से दस्तबरदार हो जाता, रिक्यूज कर लेता या अपने आप को इस बेंच से अलग कर लेता। अब इससे तो ये नजर आ रहा है कि जो चाय की प्याली के ऊपर जो 9 जजेस ने बैठ के जो भी डिस्कशन की थी और जिसकी बुनियाद पे ये 9 जजेस ने दोबारा बेंच बनाने का ऑर्डर पे साइन किए थे, तो उस पे दोबारा बेंच बनाने का तासुर तो यही मिल रहा है कि सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकाल के रिकॉन्स्टिट्यूशन की एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब जस्टिस अतहर मनिल्ला की इस नोट से वाज़ेह हो गया है कि जो चाय की प्याली पे इन जजों का तय हुआ था, जिसका हवाला भी ऑर्डर्स में दिया गया है उस मीटिंग का, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को निकाल के बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूशन का बज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग 3 जजों के बीच में। और जस्टिस अतहर मनिल्ला कह रहे हैं मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं इस बेंच से आज खुद ही अलग हो जाता। तो लग ये रहा है कि अब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने जस्टिस अतहर मनिल्ला की मर्जी के बगैर उनको इस बेंच से जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे अलग किया है और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को भी अलग किया है। ये जो कहा जाता है, हम जिसकी गूंज सुनते हैं कि 4-3 के तनासुब से ये जो नोटिस खारिज किया जाता है, इसकी आप थोड़ी सी अगर वजाहत हमारे साथ शेयर कर दें। जी हाँ, देखें, जस्टिस अतहर मनिल्ला ने भी अपने अभी इस तफसीली फैसले में ये वाज़ेह कर दिया है कि जो सुमोटो जुरिस्डिक्शन अस्यूम की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो 4-3 की अक्सरियत से वो खत्म कर दी थी वो तमाम सुमोटो कार्रवाई, और जो उसकी फाइनल आउटकम यही थी कि दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी। तो जस्टिस अतहर मनिल्ला के नोट से भी अब ये वाज़ेह हो गया है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि 7 रुकनी एक बेंच का हिस्सा थे, क्योंकि 9 रुकनी में तो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी थे ना, तो उनको तो इसलिए समझ आती है कि वो पहले नोट लिख चुके थे तो उनको चीफ जस्टिस ने बाहर कर दिया, पीछे 7 रह गए थे। तो 7 में से अब अतहर मनिल्ला साहब के नोट से वाज़ेह होता है कि 4-3 की अक्सरियत से दरख्वास्तें जो है वो खारिज कर दी गई थी। तो जस्टिस अतहर मनिल्ला के इस नोट के बाद जो डाउट्स थे, मेरे ख्याल में अब वो डाउट्स दूर हो जाने चाहिए और अब 4 जजेस वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि वो इस बेंच का हिस्सा थे और वो कभी अलग हुए ही नहीं, और 4-3 से 7 में से 4-3 की अक्सरियत से उन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया था। और उसकी वजूहत भी फिर
जस्टिस अतम अल्लाह ने दी है। मती साहब, जिस तरह से भी नोट में लिखा गया है कि हाई कोर्ट में जो केस ज़ेर इल्तवा था उसके बावजूद सुमोटो लिया गया, हाई कोर्ट की सलाहियत पर शक करने की भी कोई वजह नहीं बनती थी, तो यही कहा जा रहा है कि सुमोटो को उजलत में लिया गया, जल्दबाजी की गई। बिल्कुल जी, जस्टिस अतम अल्लाह ने वादे किया कि अभी एक इंट्रा कोर्ट अपील भी जो है वो पेंडिंग पड़ी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो 2 जजों के सामने लाहौर हाई कोर्ट के, और वो इंटर कोर्ट अपील भी नहीं सुनी गई, और वो अब इसी वजह से वो फिर नहीं सुनी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मुदाखलत करके उस तमाम कार्रवाई को भी रोक दिया। और जस्टिस अतम अल्लाह ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात में मुदाखलत नहीं कर सकती, और ये मुदाखलत हुई जिसकी वजह से जो मामूल का जो कानूनी अमल था उसमें रुकावट पैदा हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन थे और अदालती सामने आया है तफसीली नोट, उसकी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त सिर्फ मुल्की हालात की, मुल्की सियासत का तस्करा करते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि बात बात की बोलियाँ बोली जा रही हैं और ऐसा लगता है कि हर किसी का अपना सच और अपना झूठ है, कोई किसी को मानने को इस वक्त तैयार नहीं है। और रियासत अपने इदारों के जरिए अनवार तरक्की करती है और यहाँ रियासत और उसके इदारे एक दूसरे के ऐसा लग रहा है कि आमने सामने इस वक्त आ चुके हैं और नजर आ रहा है कि हुकूमत ने हर फ्रंट पर तैयारी कर ली है, बस फैसला नहीं। और हरगिज हुकूमत हार नहीं मानना चाह रही। सुप्रीम कोर्ट का जो हम हालिया फैसला देख रहे हैं, यही कहा जा रहा था कि इसमें जो मुल्क में हिजान अंगेजी है वो खत्म होगी, लेकिन वो अरूज पर पहुंच चुकी है वफाकी काबीना के बाद। अब पार्लियामेंट भी अदालती फैसले के फैसले डट गई है। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने उनसे इस पर बात। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस पर तो अब बिल्कुल बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट अब ये कह चुकी है कि इंतखाबात 14 मई की जो डेट दी गई है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो दलीलें पेश की जा रही हैं, जो करारदादें पेश की जा रही हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं? हालात आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि नबीहा ने अभी कहा कि हुकूमत कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं है। आपने भी उसके साथ ऐड किया कि हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त इम्पोर्टेड हुक्मरानों का नारा है कि अपना सब कुछ बनता, बाढ़ में जाए जनता। समझ गया ना जी। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क संवरे, मुल्क की नैया पार हो, मुल्क की इकॉनमी ठीक हो, मुल्क की आवाम की जनाब खुशहाली हो, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने 1 साल के अंदर, पिछले साल इसी वक्त आटे की कीमत 55 रुपये किलो थी, आज पौने 200 रुपये किलो है जी। पिछले साल इसी दिन, जिस दिन मैं बैठा हूँ आपके पास 7 अप्रैल को, पिछले साल जो है वो तकरीबन जनाब 250 पौने 300 रुपये किलो घी था, आज आपका 750 रुपये किलो घी है। पिछले साल डॉलर की कीमत क्या थी, आज आप डॉलर की कीमत देख लें 1 साल के अंदर। 100 रुपये। पिछले साल पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 120 डॉलर फी बैरल थी और 150 रुपये का आपका पेट्रोल था, आज 60 डॉलर फी बैरल है और आपका पेट्रोल किधर है? इकॉनमी चल नहीं रही, मुल्क चल नहीं रहा, हालात चल नहीं रहे। पीटीआई पर वैसे ये भी होती है, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके मुखालिफीन ही कहते हैं कि जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था तो जब वो गए थे एनालिसिस करते थे अपनी हुकूमत तो वो बड़ा अच्छा टाइम देके गए थे, महंगाई बड़ी कंट्रोल थी, प्राइसेस बड़ी कंट्रोल थी, IMF का मुआहिदा हो रहा था, हर चीज बड़ी स्मूथ चल रही थी, पाक चाइना ताल्लुकात अच्छे लग रहे थे, कर्जे भी, लेकिन अब जो है जब पीटीआई आई तो हर चीज तब भी महंगाई बड़ी। जनाबे वाला पिछले साल इसी दिन आपका अल्लाह भला करे, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब GDP ग्रोथ रेट आपकी 6% थी, फॉरेन रेमिटेंस आपकी जनाब 32 अरब डॉलर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा नंबर 1 थी, आपकी एक्सपोर्ट लेवल 32 अरब डॉलर पे पिछले 25 साल की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आ गया, आपका जनाब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 10.7 तक पाकिस्तान की 30 साल की तारीख में पहली दफ़ा आ गया, पाकिस्तान का हर माइक्रो मैक्रो लेवल का आपका इंडिकेटर 25 से 75 साल की हिस्ट्री में नंबर 1 आ गया। 1 साल के अंदर सारा कुछ बिगड़ गया, 1 साल के अंदर। और आपके नाच ना जाने आंगन तेरा जेब में नहीं है ढेला देखने चले हैं मेला कि जनाब काम आपसे ठीक नहीं हो रहा और आप कहें जी के पीटीआई की और इमरान खान का कसूर, तो फिर पंगा क्यों किया था? वो आपने सुना हुआ ना लतीफा, कि उड़ना नहीं आता था तो फिर क्यों पंगा किया था? तो फिर इनसे पूछो यार तुम्हें नहीं मुल्क चलाना आता था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी आती थी, हुकूमत करनी नहीं आती थी, तुम्हारे पल्ले कोई सलाहियत नहीं थी, तो फिर पंगा क्यों किया?
क्यों जनाब डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के हंसता बसता पाकिस्तान, हंसती बसती रियासत, हंसती बसती मईशत का जनाब सत्यानाश और सत्यानाश फेर दिया। ठीक है, चले इसी पर मजीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक साहब ने, उनसे मजीद बात करेंगे। सदीक साहब, फैजल हसन चौहान साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी है, मैं नहीं चाहूंगा ज्यादा हम कोई गर्मी सर्दी यहाँ पर हो, सिर्फ इस इशू पर बात की जाए कि इलेक्शंस की जो डेट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से है उस पर अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की दलीलें सामने आ रही हैं, कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में करारदादें पेश की जा रही हैं। आपको लगता है ये मुनासिब है, इससे मजीद तसादुम की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात तो ये है कि क्या अदलिया जिस सूरत में भी मौजूद है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद गुड इंटेंशन काम कर रहे हैं या कोई और मसला है? आज जो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का नोट है उसने सूरत हाल को मजीद बेनकाब कर दिया और ये बात सामने आई कि 9 रुकनी बेंच से होते होते 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब जिन्होंने पहले कदम में रिक्यूज कर दिया था वो भी शामिल कर दिए गए। तो क्या ये अकलियती बेंच 9 के मुकाबले में 3 और उनमें भी एक मुतनाज़ा जज साहब और प्रैक्टिकली 2 जज फैसला दे सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, चाहे कि जब सियासी जमातों को अपना मफाद नहीं मिलता तो वो जजेस को, इदारों को मुतनाज़ा फिर क्यों बना देते हैं? शायद खान अब्बासी कह रहे हैं कि रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए, आपकी जमात में से ही है, वो कहते हैं नवाज शरीफ की अगर ख्वाहिश है वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाना चाहिए। मैं जो आपके पहले सवाल का जवाब तो मुझे देने देना, उसका एक हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा ये है कि जिस मकसद के लिए 9 रुकनी बेंच बना था और 7 रुकनी बेंच पे इत्तेफाक हो गया, वो 7 रुकनी में से फिर 2 रुकन निकाले, फिर एक ने रिक्यूज किया, फिर दूसरे ने रिक्यूज किया। मैं आपको बता रहा हूं, तो ये अक़लियती बेंच तो फैसला ही नहीं दे सकता। जब ये सारी चीजें सामने आई तो क्या पड़ी थी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को कि वो जो इख्तियारात हैं हाई कोर्ट के उनको सल्ब करें और अपने हाथ में लें। तो ये रवायत और ये इक़दाम गलत है, इसलिए इनका ये फैसला जो मुतनाज़ फैसला है, अक़लियती फैसला है, जिसका खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उंगलियां उठ गई हैं, वो नहीं माना जा सकता। पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया ये सादा रेजोल्यूशन नहीं है, इट इज ए डायरेक्टिव। ये डायरेक्टिव है और इस पर अमल दरामद करना लाजमी है, इसलिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट क्रिएटर ऑफ द जुडिशरी, पार्लियामेंट अदलिया खालिक है और अदलिया जो है वो उसकी मखलूक है। तो क्रिएशन जो है वो क्रिएटर पर गालिब नहीं आ सकती। और अदलिया उसी कानून की मुहाफिज भी है। जी, कानून जिस वक्त अदलिया कानून बनाएगी, जिस वक्त अदलिया कानून में तब्दीली करेगी अपना सारी पार्लियामेंट, वही चलेगा। अदलिया कानून नहीं बना सकती। ठीक है सिद्दीक साहब, आपसे मजीद आपसे भी करते हैं गुफ्तगू। चौहान साहब, पहले तो ये बात आइन में वाज़े तौर पर है कि 90 डेज में इंतखाबात होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। हमने पूरी सिचुएशन अब देखी है। अब गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत किसी सूरत पर भी जो फैसला सामने आया है अदालत का वो मानने को तैयार नहीं है। तो मुस्तकबिल में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मजीद ये जो सियासी बहरान है ये मजीद संगीन होने जा रहा है? पार्लिमानी जमहूरियत में मुतनाज़ा फैसला जो होता है ना, वो होता है माशाल्लाह लगा दिया गया जी, असम्बली की जनाब सारा कुछ सिलसिला लपेट दिया गया, MNAs MPs को घर भेज दिया गया, कानून और आइन को उड़ा दिया गया और पार्लिमानी सिस्टम की जगह मार्शल्ला, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, खिलाफत, बादशाहत, जो कुछ भी लेके आएंगे इसको आप कहेंगे मुतनाज़ा फैसला। पार्लिमानी जमहूरियत में कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाना जो ना, या कोई भी इलेक्शन करवाना, उसको मुतनाज़ा नहीं कहते। पार्लिमानी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में
इलेक्शन ही तो सबसे ज्यादा सूटेबल ये असेंबलीज डिसॉल्व करना वो मुतनाज़े नहीं था, अब उसके बावजूद भी क्योंकि उसकी वजह से देखिए ये सारी सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है। पहले मैं इसको ऐड कर दूं, आपकी इत्तला के लिए है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर वजीर आला और वजीर आजम वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को या गवर्नर को कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो वो पाबंद है कि 48 घंटों के अंदर वो असेंबली को डिसॉल्व कर दें, और अगर वो नहीं करेंगे तो खुद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये आइन के मुताबिक हमने किया है। बिल्कुल, यही दूसरी जमातें भी चौहान साहब यही कह रही हैं कि अगर इसी तरह के साहब दोबारा से असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, वो तो ये कहते हैं कि खान साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अनवार साहब, जमहूरियत चलती है आइन और कानून के मुताबिक, पार्लिमानी सिस्टम, या फिर बादशाहत ले आओ, फिर मार्शल्ला ले आओ, फिर ऑटोक्रेसी ले आओ, अरिस्टोक्रेसी ले आओ, खिलाफत ले आओ। जब आप जमहूरियत लेकर आए हो तो जमहूरियत रियासत के अंदर जो जमहूरी सिस्टम है वो आइन और कानून के मातहत होता है। आइन जो कहेगा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इसी पाकिस्तान के अंदर भी और इसी आपकी इंडिया के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी, उसके अंदर बारहा आपकी असेंबलियां टूटती हैं, बार बार टूटती हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो चीज भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो मर्जी हो। लेकिन चौहान साहब, हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि अगर हम बरतानिया की मिसाल ले लें तो वहां पर जिस तरह से वज़राए आज़म तब्दील हो रहे हैं, ठीक है, मैं आपको उसकी एग्जांपल इसलिए कोट कर, लेकिन पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान में है, तो सियासी बहरान आपको लगता है कि उस बहरान को मजीद बिगाड़ जनाबे वाला 1941 के अंदर दूसरी जंग अजीम हो रही थी, बरतानिया ज़मी बोस और ज़मी दोस हो गया था हिटलर की जनाब एयरफोर्स और फोर्सेस की वजह से। उस वक्त आपके इंतखाबात आ गए, आपका चैम्बरलेन जो एक था वजीर आजम, उसने कहा और उसकी टीम ने कहा कि जनाब जंग अजीम हो रही है, मुल्क तबाह हुआ है, इकॉनमी, रियासत, मुल्क, हर चीज, इस पे क्या इलेक्शन कराएं। लेकिन उस वक्त चर्चिल ने और उसकी पार्टी ने और वहां के अरबाबे वस्तो कुशात ने और अहले नजर और अहले दानिश ने कहा नहीं, अगर बरतानिया की अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो बरतानिया का कोई बाल बीका नहीं कर सकता, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के तनाजुर में और उसकी ऑफशूट की सूरत में एक नई हुकूमत आई, चर्चिल वजीर आजम बना और दूसरी जंग अजीम के अंदर फतह याब हुआ, बरतानिया फतह याब हुआ जी उस इलेक्शन के प्रोसेस की वजह से। तो जनाब इलेक्शन जो है वो बुरा वक्त अच्छा वक्त जो है ना जमहूरियत के अंदर, हम नहीं देखते। बरतानिया की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के भी जो हालात हैं, जो हाँ सब अब मुश्किल तरीन और हालात ही लग रहे हैं आम आदमी के लिए। तो और पहले एक वक्त था कि अभी भी बल्कि पोलराइजेशन का शिकार है इस वक्त हमारे सियासतदान होते थे, और अब आप देखें जो फैसला है अतर मिनुल्लाह साहब का, तो अतर मिनुल्लाह साहब के चीफ जस्टिस के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। बात भी रियलिस्टिक। डॉक्टर मैं अपना अगर जनाब एक घर का सरबराह हूं तो मेरी राय के मुकाबले में जो ना मेरे नीचे किसी बच्चे की राय को आप जो ना वो नहीं जनाब ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते। अतर मिनुल्लाह साहब के हवाले से भी क्लियर सुन लें, 7 रुकनी बेंच था, उसमें से 4 रुकन अपनी मर्जी से जनाब बैकआउट कर गए। अगर उन्हें इतना था तो वो मौजूद रहते और यही डिसीजन दे देते कि जनाब नहीं, आपका फुल बेंच होना चाहिए और हम रिजेक्ट करते हैं 100 मोटो एक्शन को, और 100 मोटो एक्शन हमारी हुकूमत गिराने के लिए और हो, ठीक है जी, और इनकी हुकूमत बनाने के लिए हो, तो उस पर तो बाहर आके जनाब खुशखबरियां दी जाती हैं, मुबारकें हो। कह रहे कि मैं बेंच से अलहदा ही नहीं हुआ, इशारों ने देखा बेंच से अलहदा हुए करना चाह रहे उनसे भी। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे सिद्दीक साहब। अतर मिनुल्लाह साहब ने आज यही तो वाजे किया है कि हम अलग नहीं हुए 2 मेंबर। ये तय हुआ था कि ये 7 रुकनी बेंच जो है जी, 2 ने एतराजात और इल्जामात की वजह से कर लिया कि ठीक है हम नहीं बैठते। 7 जजेस ये फैसला करेंगे, यही तो अतर मिनुल्लाह साहब ने वाजे कर दिया है आज, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये आइन उसकी जिम्मेदारी लगाता है। जी जी, ये इलेक्शन कराना और शेड्यूल देना ये सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं चाहते, हालांकि उनका तो इसमें कोई रोल भी नहीं होगा, तो ये भी एक तासुर कायम किया गया है। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जी, ये तो आप दरमियान में से कुछ मुखालिफिन अपनी मर्जी की बातें करके लेके आ रहे हैं। लेकिन क्यों ना हम जी जी, आपका भी ये प्रोग्राम है
मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आइन को भी और दीगर चीज़ों को भी। हम क्यों ना उस बात पर रहें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या किया जी, सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच क्यों बना, ठीक है, ये मामला कहाँ चल रहा था, हाई कोर्ट के इख्तियारात क्या हैं। जब 4 जजेस ने ये फैसला दिया, तीन ने जो है वो अलग फैसला दिया, 4 ने उसको रद्द कर दिया, तो फिर 7 रुकनी बेंच की हैसियत में जो 3-4 का फैसला है उसकी क्या आईनी हैसियत है। और फिर जो तो इसलिए इसके हवाले से हम अगर दाएं बाएं जाएं, वो जी बरतानिया में ये हुआ, फलां जगह वो हुआ, ठीक है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के मामलात जो हैं उन पे बात होनी है। बिल्कुल जब बात उस मईशत पर की होनी बात है और वो बात दौड़ आप तमाम लोगों के हाथ में ही है, इसलिए बेहतर से बेहतरीन फैसले होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। फयाज हुसैन चौहान साहब इन स्टूडियोज हैं। अनवर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा चौहान साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, सियासी गुफ्तगू हो रही है मुल्की सूरत हाल पर। तो चौहान साहब, नो डाउट इसमें तो कोई अब शक या गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी कि जो खान साहब हैं उनकी जो मकबूलियत है वो इस वक्त पीक पर है और पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। ये बात तो मेरे ख्याल से उनके मुखालिफिन हैं अब वो भी एडमिट करते हैं। लेकिन आप जितने भी पॉपुलर हों, हमेशा डायलॉग की ज़रूरत तो पड़ती है। खान साहब या आपकी पार्टी डायलॉग पर यकीन नहीं रखती या ज़रूरत ही नहीं समझते हैं? किसने कहा डायलॉग पर ना करो, लेकिन अगर आप ये कहें कि आगे दौड़ते पीछे छोड़, उस स्टाइल पे डायलॉग करें। अगर आप ये कहें कि जनाब जो कुछ खाया पिया डिकार लिया इन्होंने उसको आप छोड़ें, जो जुल्म जबर इस्तेहसाल हो गया उसको छोड़ें, अगली बात करें। ओ भाई, हम तो डायलॉग करने को तैयार हैं। किस चीज़ पे डायलॉग? अगर ये कहें कि इन्होंने जो 1150 अरब रुपए के अपने करप्शन के पैसा माफ़ करवा लिया और तकरीबन 150 केसेस जो है ना वो क्लियर करवा लिए, हम भी उनको माफ़ कर दें। अगर ये कहें कि इन्होंने 1 साल के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेक पे लगा दिया, तकरीबन जनाब हम करीब हैं डिफ़ॉल्ट होने के, हम इसके ऊपर इनको माफ़ कर दें। अगर आप ये कहें कि इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर जितनी करप्शन, बदजानती, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी की, उसके ऊपर हम जनाब आंखें बंद कर लें, तो ये तो फिर पूरी कौम के साथ जनाब बेवफाई और गद्दारी होगी ना। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, एक चीज के ऊपर डायलॉग होगा कि इस मुल्क को बचाने के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन जो मुतवक्को है, जो ड्यू है आइन और कानून के मुताबिक, उसको हेल्ड करने के हवाले से आप बैठ जाओ। SOPs, TORs, मोडेलिटीज जो भी तय करना है उसके लिए बैठ जाओ। ये इनके लिए छेड़ बन गई है। एनिमल साइंस कहती है कि शेर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन इलेक्शन के खौफ से अगर वो भागेगा तो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो भागता है। ठीक है, यहाँ पे ये हालात बने हुए हैं। ठीक है, अब आप बताएं किस बात के ऊपर हम इसी में तीर भी शामिल है और इस पे फिलहाल शेर की बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जमान पार्क में इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं पार्टी टिकट्स के हवाले से, मेंबरान के हवाले से। तो आप हो आए हैं या अभी आपने जाना? मेरा कल इंटरव्यू हो गया। अच्छा, ठीक है, हो गया हमारा इंटरव्यू कल हो गया। ठीक है, हाँ। तो टिकट मिल गया है, अल्लाह पाक करम करेगा। ठीक है, तो क्योंकि कहा ये जा रहा है चौहान साहब के जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत तो नहीं चाह रही इलेक्शन करवाना, खान साहब टिकटें बांट रहे हैं, उन्हें शायद ईद के बाद किसी तहरीक का आगाज करना पड़ जाए। नहीं, देखो आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दे दिया 14 मई को इलेक्शन है। लेकिन आपने शायद मरीम नवाज का ट्वीट देखा, वो ये कह रही है कि नाहली के लिए भी तैयार है, हर चीज के लिए। पहले भी ये कह रही है कि फैसला नहीं मानेंगे। बेगम सफदर का असूल है कि उसने फ्रॉम डे फर्स्ट से लेके आज तक हमेशा अपने खानदान, अपने बाप, अपने जनाब आल औलाद सारों का नुकसान किया है बोल के। वो जब बोलेगी, चाहे वो मुंह से बोले चाहे वो हाथों से बोले, आप लोगों का फायदा, ठीक है ना, वो नुकसान ही करती है। अब उसका प्लान क्या है? शहबाज शरीफ ने पिछले 6 सालों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके बेगम सफदर और उसके वालिद नवाज शरीफ की पीठ पे छुरा घोंपा था और उसको बाहर भिजवा के खुद वजीर आजम बना और अपने बेटे को वजीर आला बनाया। अब बेगम सफदर या ये बदला ले रही है कि इस पूरे प्रोसेस में तौहीन अदालत करवा के कम से कम इनकी कुड़कुड़ तो खत्म हो ना।
शहबाज शरीफ की सियासत चचा की कुर्बानी करके जो मफाद है वो हासिल हो। ये मैं ऑन ओथ आपको बता रहा हूँ, एक बीइंग अ सियासी कारकुन। और ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये तो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? देखिए, लेकिन ये बड़े सियाने हैं। अब देखिए, अभी इन्होंने कल करारदाद पास की, तमाम पीडीएम के कायदीन ने जितने रेलू कट्टे किस्म के जनाब मेंबर थे उनके तो साइन करवा दिए। ना शहबाज शरीफ ने साइन किया करारदाद पे, ना बिलावल ने किया, ना राणा सनाउल्लाह ने किया, ना मौलाना असद के जो तकरीर कर रहा था मौलवी फजल रहमान का बेटा जी कि हम हर किस्म की लड़ाई लड़ेंगे, तो साइन आपू नहीं किया, खुद कोई नहीं किया। इतने चलाक, इतने अय्यार, इतने मकार कि वो मखसूस नशिस्तों वाली और वाले और कुछ रेलू कट्टे उनके साइन करवा के चौहान साहब आपसे देखिए पहली बार तो अब हम कोई शो कर नहीं रहे हैं, पहले भी आपसे काफी मुलाकात रही है, तो कोई खबर देखें इनसाइड न्यूज आज आपने कोई दे के जानी है हमारे शो में। और दूसरा ये बताएं कि एमएनए की आप उसके लिए या एमपीए के लिए? मैं एमपीए का ही। ठीक है। बाकी खबर ये है कि इमरान खान साहब जिसे कहते हैं 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत से इस मुल्क के वजीर आजम बने। लेकिन अगर इंतखाबात हुए तो ये तो इंतखाबात होने ना, या फिर छड्डो सारा कुछ जो ना, देखो पूरी दुनिया के अंदर खरबा डॉलर सालाना जनाब आलमी ताकतें और आलमी इदारे वो लगाते हैं जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए। तो फिर छोड़ो, इस पाकिस्तान में अगर आपने इलेक्शन नहीं कराना तो फिर जमहूरियत छोड़ो, यहाँ खिलाफत और बादशाहत और अरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी ले आओ, तो छोड़ दो, खत्म करो सारी चीजें। ठीक है, यानी जमहूरियत 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 की माला चमते हुए। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, जब से हमने देखा परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बने हैं, मंजर आम से भी गायब रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इस पर बात की जाती है, आपकी कोई मुलाकात हुई हो? आपको पर्सनली कैसे लगते हैं पीटीआई जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया? और बतौर सदर कैसे लगते हैं पीटीआई के? चौधरी परवेज इलाही साहब किसने कहा मंजर आम से गायब हैं? वो रेगुलर मौजूद हैं टीवी चैनल्स के अंदर, कवरेज से लेके प्रैक्टिकल सियासत से लेके। बाकी मेरा 22 साल का चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ एक वालेहाना प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है। वो मुझे अपने बच्चों की तरह और मैं उनको अपने बुजुर्गों की तरह ट्रीट करता हूँ, और उनकी एक इज्जत जो मैं करता हूँ उसका कोई मोल नहीं है। खत्म नबूवत के ऊपर और नामूस रसालत के ऊपर जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, बिल्कुल मैं उनके गोडों को हाथ लगा के उनकी इन कंट्रीब्यूशंस को खराज तहसीन हमेशा पेश करता हूँ। तो मैं इस वजह से चौधरी परवेज इलाही साहब को, और चौधरी परवेज इलाही साहब पिछले 1 साल में इमरान खान साहब के साथ हर हवाले से खड़े रहे, हर कुर्बानी दी, और इमरान खान साहब ने उनको एक्नॉलेज करते हुए उनको सदर बनाया। ठीक है। और एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, मैं ब्रेक की जाने बढ़ना है कि अभी आप देख रहे हैं कि वजीर आला पंजाब दोबारा से परवेज इलाही ही बनेंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आ जाती है? ये प्रीमेच्योर बात है। ठीक है, इस पे अभी कोई फैसला नहीं। पहले सानू 3/4 अक्सरियत नाल जनाब आण दो, ठीक है, उस तो बाद ये मामला भी हल हो जाएगा। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का जो सिलसिला चौहान साहब के साथ वो दोबारा आगे बढ़ाएगा।